नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह ऊष्मीय ऊर्जा है जो हमें देखने का आभास कराती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश। यानी कि यदि हम अंधेरे वाले कमरे में रहेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें क्या है, सारी की सारी वस्तुएं दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं प्रकाश वह ऊष्मीय ऊर्जा है जो हमें देखने का आभास कराती है। प्रकाश कहलाती है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश की विशेषताएं। तो देखिए सबसे पहली बात कि सूर्य का जो प्रकाश है उसकी जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हम लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और इन्हीं 7 रंगों के कारण हम बात करें 7 रंगों की तो शॉर्टकट ट्रिक है बेनी जा है पी ना ला। देखो बे से हो गया बैंगनी, नीला, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हीं 7 रंगों के कारण हमें कोई भी प्रकाश है वो रंग की दिखाई देती है। जैसे यदि हम बात करें, यदि कोई वस्तु नीले रंग की है तो वह हमें नीले रंग की क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो नीले रंग को तो जैसे ही उस पर कोई प्रकाश गिरता है तो नीले रंग को तो वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, और बाकी सारे रंगों को वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और इस कारण हमें जो नीले रंग की वस्तु है वो नीले रंग की वस्तु दिखती है। यदि कोई प्रकाश को, कोई वस्तु है किसी प्रकाश को, संपूर्ण प्रकाश को, सारे रंगों के प्रकाश को यदि वो क्या कर दे, परावर्तित कर दे, तो वो हमें कैसे रंग की दिखाई देगी भाई? सफेद रंग की दिखाई देती है। और यदि कोई प्रकाश, कोई वस्तु है जो प्रकाश की सारी सारे के सारे रंगों को वो क्या कर दे, अवशोषित कर ले, तो वो वस्तु हमें कौन से रंग की दिखाई देगी भाई? काली रंग की दिखाई देगी। अब देखिए कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में बीज का रंग कौन सा है? तो बीज का रंग अपने कौन सा है भाई? पीला। और प्रकाश है उसकी द्वैत प्रकृति होती है। अब द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करता है भाई? एक तो कण की भांति करता है और एक किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब तरंग भी कौन सी? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इसकी तरंग दैर्घ्य की बात करें तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और हम बात करें तो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है भाई? सीधी रेखा में गमन करती है। और हम बात करें तो प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ये सारे के सारे गुण इसमें प्रकाश में होते हैं। अब देखिए हम बात करें सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की, उससे पहले हम बात करते हैं कि पारदर्शिता के आधार पर, किसके आधार पर भाई? पारदर्शिता के आधार पर वस्तुएं, तो पारदर्शिता के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती है भाई। एक तो हो गई कौन सी? अपारदर्शी। कौन सी वस्तु हो गई? अपारदर्शी। दूसरी हो गई अपने पास में कौन सी भाई? पारदर्शी। और तीसरी कौन सी हो गई आपके पास में? पारभासी। तो सबसे पहले अपारदर्शी, जिसके आर पार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश जा सकता है, अर्थात
जो क्या है, जिसके आर पार हमें सब कुछ दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पारदर्शी। जैसे वायु, जल, ये सब पारदर्शी है। अपारदर्शी से जैसे दीवार, जैसे धातु, ये सारी की सारी क्या है अपने पास में, सारी की सारी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। या फिर हम बात करें दर्पण, और पारदर्शी में हम बात करें किसकी भाई, कांच। कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, जबकि दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी। पारभासी, जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश की मात्रा कम आर पार जा पाती है। जैसे एक तो हम बात करें किसकी, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। और हम बात कर सकते हैं तो कोहरा। दूसरी हम बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, धुआं, या फिर घिसा हुआ कांच, या क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच। ये सारी की सारी जो वस्तुएं वो कौन सी वस्तुएं हैं भाई, पारभासी। तो देखिए अपारदर्शी वस्तुओं से तो हमारा जो घटना होती है वो कौन सी होती है, प्रकाश की परावर्तन। और पारदर्शी वस्तुओं से जो घटना होती है वो कौन सी होती है भाई, अपवर्तन। अब देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, परावर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले परावर्तन क्या है, परावर्तन ये नियम क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करें परावर्तन। तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश का परावर्तन। तो हम लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए परावर्तन के प्रकार। अब देखो सबसे पहले परावर्तन कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का। सबसे पहले अपना कौन सा परावर्तन हो जाएगा, नियमित परावर्तन। और फिर दूसरा परावर्तन कौन सा हो जाएगा अपने पास में, विसरित परावर्तन, या इसे हम अनियमित परावर्तन भी बोल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम नियमित परावर्तन की बात करें। यदि कोई प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से, कौन सी सतह से भाई, चिकनी सतह से टकराकर नियमित दिशाओं में क्या हो जाती है, देखो दो या दो से अधिक समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, जो क्या कर रही है, परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशाओं में चली जा रही है, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। और देखो विसरित परावर्तन की बात करें तो यदि कोई प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें यदि खुरदरीय सतह से टकराती है, खुरदरीय अपारदर्शी सतह से टकराती है, तो वो विभिन्न विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। विभिन्न विभिन्न दिशाओं में वो क्या हो जाती है भाई, परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे भाई, प्रकाश का कौन सा परावर्तन, विसरित परावर्तन। अब देखिए ये अलग अलग दिशाओं में क्या हो गई भाई, परावर्तित हो गई, तो इस घटना को हम क्या बोल सकते हैं, विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन की परिभाषा क्या हो गई, वह परावर्तन जिसमें दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः नियमित दिशा में चली जाए, एक निश्चित दिशा में चली जाए, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रकाश का कौन सा परावर्तन भाई, नियमित परावर्तन। जबकि यदि खुरदरी सतह से टकराए तो क्या हो जाएगी भाई, अलग अलग दिशाओं में विसरित होगी, अलग अलग दिशाओं में चली जाएगी परावर्तन के पश्चात, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, विसरित परावर्तन। अब देखिए सबसे पहले चिकने पृष्ठों द्वारा हम परावर्तन की बात करें तो देखो सबसे पहली बात, जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं भाई, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और इस परावर्तक सतह का मैं नाम दे दूं एम और एन। और अब जिस बिंदु पर परावर्तन होता है तो उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक, परावर्तन बिंदु। अब देखिए इस पर कोई प्रकाश की किरण है वो आपतित हो रही है, तो ये लो जी अपने पास में P और Q कोई आपतित किरण है। अब देखो आपतन कोण पर बना हुआ 90 डिग्री का कोण, इसे क्या बोलते हैं अपन, अभिलंब। तो देखो ये क्या हो जाएगी, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी भाई, परावर्तित हो जाएगी या उसी माध्यम में चली जाएगी, तो इस घटना को क्या बोलेंगे अपन, प्रकाश का
परावर्तन। तो सबसे पहली बात तो ये देखना, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं अपन? आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं भाई? आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अब देखिए, जो पी क्यू किरण आपतित हो रही थी किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है, तो इस किरण को क्या बोलेंगे अपन? आपतित किरण। तो इसे बोल सकता हूं मैं, क्या नाम दे सकता हूं भाई? आपतित किरण। अब देखिए यहां देखो, लौटने परावर्तन की घटना के बाद में उसी माध्यम में पुनः लौट रही है, तो इस किरण को क्या नाम दे सकता हूं मैं भाई? परावर्तित किरण। अब देखिए, तो मैं लिख सकता हूं परावर्तक सतह पर या परावर्तन बिंदु पर बनाया गया 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है भाई? अभिलंब। तो हम लिख सकते हैं अभिलंब की परिभाषा, तो हम लिख सकते हैं परावर्तक बिंदु पर बना 90 डिग्री का कोण अभिलंब कहलाता है। अब देखिए आपतन कोण, तो देखो आपतन कोण क्या हो जाएगा आपके पास में? देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा भाई? आपतन कोण। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? आई से। तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं अपन? आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब देखिए परावर्तन कोण, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई? परावर्तित किरण, ये रही अपने पास में परावर्तित किरण, इसे नाम दे देता हूं मैं आर एस। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा भाई? परावर्तन कोण। तो लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब देखो एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूं, देखना बहुत सिंपल है। अब देखिए, यदि कोई चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होगी तो वापस वो उसी पथ पर लौट जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तब वह उसी पथ पर पुनः लौट जाती है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कोण किसे कहेंगे। तो यदि मान लो दो किरणें एक जगह मिले या एक जगह से प्रारंभ हो तो उनके बीच की दूरी को मैं क्या बोल सकता हूं भाई? कोण बोलता हूं। तो यहां देखिए आपतन कोण यदि 90 डिग्री पर आपतित हुई तो आपतन कोण की परिभाषा क्या थी आपके पास में? कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या हो जाएगा भाई? आपतन कोण। लेकिन यहां देखिए 90 डिग्री के कोण पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो देखो अभिलंब भी यही है और आपतन कोण भी यही है, तो एक ही रेखा है दोनों, इसलिए यहाँ आपतन कोण, इस स्थिति में आपतन कोण कितना डिग्री होगा भाई? आपतन कोण बराबर आई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास में? आई बराबर 0 डिग्री। और देखो दूसरी बात, अपरावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण कितने डिग्री का होता है? कौन सा होता है भाई? परावर्तन कोण होता है। तो अब देखिए यहां देखो परावर्तन भी उसी लाइन पर हो रहा है जिस लाइन पर वो आई थी, इसका मतलब यहाँ परावर्तन कोण भी क्या होगा भाई? 0। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस कोण पर या किस स्थिति के लिए
क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित हो तो इस स्थिति में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 0 होता है। तो याद रहेगा। अब देखिए हम देखते हैं परावर्तन के नियम। तो देखो भाई, परावर्तन के 2 नियम है, बहुत सिंपल है, जो बहुत सी बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। परावर्तन के नियम, तो सबसे पहला नियम तो यह है, आपतित किरण, ये देखो जो आपतित किरण है, जो प्रकाश स्रोत से आ रही है चिकनी पृष्ठ पर, अभिलंब यानी कि परावर्तक सतह पर बनाया गया 90 डिग्री का कोण, तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो लिख सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगला देखो क्या नियम है अपने पास में, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं आपतन कोण हमेशा या सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं कोण आई बराबर कोण आर। ये आपके पास में कौन सा हो गया भाई, 2 परावर्तन के जो नियम है वो हो गए। अब देखिए हम बात करते हैं समतल दर्पण एवं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो सबसे पहले बात करें किसकी भाई, समतल दर्पण किसे कहेंगे, यदि कांच की समतल प्लेट के एक और रजत पॉलिश कर दी जाए या काली पॉलिश कर दी जाए और दूसरी सतह है वो किसका कार्य करे भाई, परावर्तन का कार्य करे, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं भाई, समतल दर्पण। तो मैं लिख सकता हूं यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर या एक तरफ रजत या दूसरी काली पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरी सतह या दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखो माना कि M और N कोई समतल दर्पण है, इसका परावर्तक बिंदु O पर कोई 90 डिग्री की प्रकाश की किरण है, इसके सामने मैंने कोई H ऊंचाई का क्या रखा भाई, कोई बिंब रखा है, कोई वस्तु रखी है। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर या दर्पण पर 90 डिग्री पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में 90 डिग्री पर क्या हो जाएगी भाई, परावर्तित हो जाएगी। जब ये किसी परावर्तक बिंदु से आपतित होती है, परावर्तक बिंदु पर आपतित होती है, तो जितने कोण के साथ में ये आपतित हुई है ठीक उतने ही कोण के साथ में, यानी परावर्तन के दूसरे नियम से, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण पर क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। ये आगे की ओर कहीं नहीं मिलेगी दोनों किरणें, जब इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और कैसा बनेगा भाई, आभासी बनेगा। मैं देखो बिंब को P और Q से दर्शा देता हूं, जबकि प्रतिबिंब को किससे दर्शाता हूं भाई, P डैश Q डैश से। तो हम लिख सकते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी वस्तु के बराबर वह उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब स्थित है। अब एक बात और कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब पार्श्व विस्थापित हो जाता है। अब पार्श्व विस्थापन का मतलब, जैसे यदि मान लो समतल दर्पण में आप क का चित्र देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पार्श्व विस्थापित होकर इस चित्र के अनुसार दिखाई देगा। यदि आप ए का चित्र देखेंगे तो इसका चित्र है वो आपको इस टाइप से कुछ दिखाई देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु का बायां भाग, ये देखो वस्तु की सममित रेखा हो गई, और इसका बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग किधर हो गया भाई, बाईं ओर दिखाई देता है। तो देखो पार्श्व प्रतिबिंब की परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपन, पार्श्व प्रतिबिंब तो हम लिख सकते हैं वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। ऐसा प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है भाई, पार्श्व प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखिए मैं आपको समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की और विशेषताएं बताता हूं, या समतल दर्पण से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनकी बात बताता हूं। तो हम लिख सकते हैं समतल दर्पण की त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या भाई, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की कौन सी दूरी भाई, फोकस दूरी, ये भी भाई अनंत होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो देखिए समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। अब देखिए आवर्धन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो आवर्धन होता है कि कोई दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ सकता है या कितना फैला सकता है, यानी कि -v/u, यहां v प्रतिबिंब दूरी है तथा u है वो बिंब दूरी है। या फिर जो आवर्धन है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, क्या कहलाता है अपन को, आवर्धन कहलाता है। अब देखिए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, प्रतिबिंब दूरी यानी कि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे अपन, प्रतिबिंब दूरी। और देखो बिंब और दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे अपन, बिंब दूरी। अब देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है या परावर्तक बिंदु से मापी जाती है, और परावर्तक बिंदु से बाईं ओर मापी जो दूरी जाती है उसको तो हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, दाईं ओर जो दूरी मापी जाती है उसको क्या लेते हैं भाई, धनात्मक। ऊपर की ओर जो भी दूरी मापी जाती है उनको क्या लेते हैं अपन, धनात्मक। और नीचे की ओर यदि कोई भी दूरी मापी जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे लेंगे ऋणात्मक। तो देखिए अपने पास में आवर्धन का सूत्र था m बराबर -v/u। तो देखिए यहां से मैंने बताया था आपको कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी दोनों क्या होती है भाई, बराबर होती है।
तो यहां से देखिए मैं लिख सकता हूं v बराबर क्या लिख सकता हूं u। अब देखो लेकिन यदि बाईं ओर जो दूरी मापी गई तो u तो हमेशा किसमें होगी भाई, माइनस में होगी। लेकिन देखो v है, v हमेशा किसमें होगी भाई, प्लस में। तो यहाँ क्या हो जाएगी भाई, प्लस का u। अब देखो दर्पण में मैं जो आवर्धन का सूत्र है उसमें माइनस v की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो माइनस तो सूत्र में ही है, v की जगह क्या लिख सकता हूं u, और अपॉन u की जगह क्या लिखूं, माइनस u। देखो v से माइनस कैंसिल, u से u कैंसिल, प्लस 1। या फिर ऐसे लेवे कि m बराबर होता है h डेश प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो देखो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई भी h है और बिंब की ऊंचाई भी h है, यानी कि समतल दर्पण से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। तो मैं लिख सकता हूं भाई h अपॉन h, और h से h कैंसिल होकर क्या हो गया भाई, प्लस 1। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 होता है, यह कहने से क्या तात्पर्य है, तो समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 कहने से यह तात्पर्य है कि समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर कौन है भाई, बिंब स्थित है। दूसरी बात, समतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यह कहने से क्या तात्पर्य है भाई कि समतल दर्पण का आवर्धन है वो क्या होता है भाई, प्लस 1। अब देखिए हम बात करते हैं, यदि दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पर रख लें तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा या कितने वस्तु के प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाए तो वस्तु के अनगिनत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। यदि मान लो दो समतल दर्पणों को क्या रख दिया जाए भाई, समांतर रख दिया जाए, तो यहां इनके बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो इधर भी बहुत सारे प्रतिबिंब प्राप्त होंगे और इधर भी बहुत सारे प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो हम कह सकते हैं भाई अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अब देखिए, यदि दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पर रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1 होगी। यदि मान लो दो समतल दर्पणों के बीच में 60 डिग्री का कोण है तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 360 बटा 60 माइनस 1, 36, 0 से 0 कैंसिल, तो अपने पास में हो जाएगा 6 माइनस 1। तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे भाई, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि थीटा बराबर मान लो 90 डिग्री हो तो देखो वही बात, 360 बटा 90 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 4 माइनस 1 बराबर कितने प्रतिबिंब बनेंगे भाई, 3। यदि मान लो थीटा बराबर कितना डिग्री हो भाई, 50 डिग्री हो मान लो, तो 50 डिग्री हो गया तो 360 बटा 50 माइनस 1, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 संते 35, 7.2। यदि देखो जब 360 बटा थीटा का मान यदि विषम संख्या आ जाए तो इस माइनस को 1 नहीं करते हैं, तो यहां लिखेंगे यदि 360 बटा थीटा सम हो तब तो सूत्र लगता है ये वाला 360 बटा थीटा माइनस 1, और यदि 360 बटा थीटा विषम हो तो सूत्र लगता है आपके पास में कितना भाई, 360 बटा थीटा, ये वाला सूत्र लगता है। तो देखो यहाँ प्रतिबिंब कितने हो रहे हैं, 7.2, लेकिन क्या पॉइंटों में कभी प्रतिबिंब बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे भाई, अपने पास में 8 प्रतिबिंब बनेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका पूर्णांक ले लेते हैं फिर। अब देखो यदि बात करेंगे, इसमें भी दो अपने पास में कंडीशन है यदि विषम संख्या प्राप्त हो तो। पहली कंडीशन ये है कि यदि जो दो समतल दर्पण है, मान लिया मैंने M1 और M2 दो समतल दर्पण है और इनके बीच में क्या है भाई, थीटा कोण है, इनके बीच में कौन सा कोण है भाई, थीटा कोण है, और ये थीटा कोण है। अब देखो 360 बटा थीटा बराबर क्या आ रहा है भाई, आपके पास में विषम आ रहा है,
और ये जो वस्तु है वो किस पर रखी गई है, सममित अक्ष पर। कौन सी अक्ष पर है, सममित अक्ष पर। अब देखो सममित अक्ष से क्या तात्पर्य है, यानी कि यहां भी θ/2 है और इधर भी θ/2 है, अर्थात बिल्कुल बीचों बीच रखी गई है। तो हम उसका सूत्र क्या लिखेंगे भाई, 360 बटा थीटा माइनस 1। और यदि वो असममित अक्ष पर रखी गई है, कौन से अक्ष पर है, असममित अक्ष। तो असममित अक्ष क्या होता है भाई, जैसे मान लो दो समतल दर्पण है अपने पास में, एक तो M1 है और एक M2 है, और इनके बीच में कोई कोण है, वो क्या है भाई, थीटा है। और अब देखो θ/2 पर, यानी कि बिल्कुल मध्य में नहीं रखी गई, ये रखी गई अलग अलग कोणों पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा भाई, 360 बटा थीटा, यही होने वाला है। आशा करूंगा कि आपका जो मैंने पढ़ाया परावर्तन, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और समतल दर्पण को जब थीटा कोण पर रखा जाता है तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और यदि मान लो आपको ऐसा लगे कि ये जो ज्ञान है या फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो वो औरों को भी शेयर होना चाहिए, तो कृपया हमारे किशन साइंस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। यदि आपको कोई विशेष टॉपिक में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है साइंस की, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।